हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर देखेंगे 3 जून 2021 के लिए। दोस्तों, अगर आपको आज के प्रश्न पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों में इसको शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, असम राइफल्स के नए महानिदेशक यानी डीजी डायरेक्टर जनरल के रूप में निम्न में से किसने अपना पदभार संभाल लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे जो विकल्प दिए गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर, लेफ्टिनेंट जनरल अशोक कुमार नायर, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप अग्रवाल, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सचदेवा। तो दोस्तों, यहाँ जो हमारा सही विकल्प है वह है लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर। देखिए दोस्तों, यहाँ ब्रीफ में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर ने देश के, यहाँ पे होने चाहिए था देश के, सबसे पुराने अर्धसैन्य बल असम राइफल्स के महानिदेशक के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया है। असम राइफल्स बल पूर्वोत्तर की सुरक्षा का जिम्मा संभालता है। यह बल सुरक्षा मुहैया कराने, जन कल्याण के कार्य करने और विकास कार्यों में मदद करने समेत विविध भूमिकाएं निभाता है। लेफ्टिनेंट जनरल नायर इससे पहले भारतीय सेना के भर्ती विभाग के महानिदेशक थे। तो ये थी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। असम राइफल्स के बारे में और जानकारी दोस्तों ले लेते हैं। असम राइफल्स का गठन जो है वो 1835 में कछार लेवी के नाम से हुआ था। ठीक है दोस्तों, जिसका कार्य उस टाइम की बात हो रही है, 1835 के समय की, जनजातीय लोगों से ब्रिटिश बस्तियां और चाय बागानों की सुरक्षा करना था। यह देश का सबसे पुराना पुलिस बल है। 1971 में इसका नाम बदलकर असम राइफल्स रख दिया गया। इसका मुख्यालय शिलोंग में है। इस पर पूर्वोत्तर की आंतरिक सुरक्षा और भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा का दोहरा उत्तरदायित्व है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने में असम राइफल्स की भूमिका सराहनीय रही है। इस बल को प्यार से पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है। तो ये अब क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा याद रखें आप लोग। पूर्वोत्तर का प्रहरी किसको कहते हैं और पर्वतीय लोगों का मित्र किसको कहते हैं? असम राइफल्स को। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर अर्थव्यवस्था जाहिर सी बात है गिरनी ही थी, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी है। तो दोस्तों, कितने प्रतिशत की गिरावट आई है ये हम जानेंगे इस प्रश्न के माध्यम से। यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है 7.3%। ठीक है दोस्तों, यहाँ इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 7.3% राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट आई है। जीडीपी में आई ये गिरावट कोविड-19 महामारी के आर्थिक असर को दिखाती है। वहीं पिछले साल 2019-20 में यह 4% रही थी, जबकि चौथी तिमाही जनवरी मार्च में जीडीपी ग्रोथ रेट 1.6% दर्ज की गई। तो दोस्तों, यहाँ देखिए, थोड़ा सा ग्रोथ रेट भी हुआ था जनवरी से मार्च के बीच में, लेकिन साथ साथ दोबारा से कोरोना वायरस का जो असर हुआ है उसकी वजह से अर्थव्यवस्था में 7.3% की जो गिरावट आई है वित्त वर्ष 2020-21 में। ये हम लोग करंट अफेयर के माध्यम से इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है, घरेलू सत्र 2021-22 के लिए मुंबई टीम के मुख्य कोच के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो देखिए, यहाँ पे दोस्तों आप मुंबई इंडियंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ रणजी की मुंबई टीम की बात हो रही है। ठीक है, आप याद रखेंगे, रणजी की मुंबई टीम की बात हो रही है। यहाँ दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर है वह है अमोल मजूमदार। देखिए दोस्तों, मुंबई क्रिकेट संघ एमसीए ने कहा कि मुंबई के रणजी ट्रॉफी विजेता कप्तान अमोल मजूमदार को सीजन 2021-22 के लिए मुंबई सीनियर पुरुष टीम का कोच नियुक्त किया गया है। अमोल मजूमदार ने वर्ष 2006-07 में अपनी कप्तानी में मुंबई टीम को रणजी ट्रॉफी खिताब दिलवाया था। अमोल मजूमदार ने 171 फर्स्ट क्लास मैचों में 11,167 रन बनाए हैं। इस दौरान 48.13 की बेहतरीन औसत से 30 शतक और 60 अर्धशतक भी उनके नाम है। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी मुंबई रणजी टीम की और अमोल मजूमदार के बारे में जानकारी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने असगर अफगान को राष्ट्रीय टीम की कप्तानी से हटाकर निम्न में से किसे नया कप्तान नियुक्त किया है? विकल्प हमारे पास है दोस्तों, राशिद खान, रहमत शाह, मोहम्मद नबी और हशमतुल्लाह शहीदी। दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है हशमतुल्लाह शहीदी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने असगर अफगान को हटा दिया है कप्तानी से और हशमतुल्लाह शहीदी को नया कप्तान बनाया है। थोड़ा सा इस विषय में पढ़ लेते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज।
अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राष्ट्रीय टीम के कप्तान के पद से असगर अफगान को हटा दिया है। हशमतुल्लाह शहीदी को राष्ट्रीय टीम का नया वनडे और टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया है, जबकि रहमत शाह दोनों प्रारूपों के लिए उप कप्तान के रूप में काम करेंगे। ये जो रहमत शाह हैं दोनों प्रारूप यानी वनडे और टेस्ट में उप कप्तान रहेंगे। इसके अलावा यह निर्णय लिया गया है कि ऑलराउंडर राशिद खान T20 टीम के उप कप्तान बने रहेंगे। हशमतुल्लाह शहीदी अफगानिस्तान की तरफ से 5 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 58.83 के शानदार औसत से 353 रन बनाए हैं। तो दोस्तों ये थी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी, उसने क्या क्या बदलाव किए हैं अपनी राष्ट्रीय टीम में, वह सारी जानकारी इसमें थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है? ऑप्शन हमारे पास है दीपक गुप्ता, अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है, रंजन गोगोई, शरद अरविंद बोबडे। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा विकल्प सही है वह है अरुण कुमार मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस HL दत्तू थे। वे पिछले साल दिसंबर में इसके पद से रिटायर हो गए थे, तब से NHRC में अध्यक्ष का पद खाली था। तो दोस्तों ये थोड़ी सी ब्रीफ में जानकारी थी, डिटेल थी इस क्वेश्चन के बारे में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है भारतीय उद्योग परिसंघ CII का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प हमारे पास है TV नरेंद्रन, संजीव बजाज, पवन मुंजाल, राहुल सचदेवा। देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह है TV नरेंद्रन। थोड़ा सा ब्रीफ में नॉलेज ले लेते हैं इसके बारे में। टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO और प्रबंध निदेशक यानी MD TV नरेंद्रन को भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII का नया अध्यक्ष चुना गया है। नरेंद्रन ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और CEO उदय कोटक से यह पदभार ग्रहण किया है। बता दें कि TV नरेंद्रन को 1 नवंबर 2013 को टाटा स्टील का प्रबंध निदेशक के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो दोस्तों ये थे TV नरेंद्रन, जिनके बारे में थोड़ी सी डिटेल यहाँ लिखी हुई थी। अब बढ़ते हैं हमारे आज के 7वें प्रश्न की ओर। वैश्विक अभिभावक दिवस यानी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 अप्रैल, 5 जुलाई, 1 जून या फिर 12 अगस्त। तो दोस्तों यहाँ हमारा जो सही विकल्प है वह है 1 जून। ठीक है दोस्तों, 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है। देखिए दोस्तों थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हर साल 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस यानी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है। वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 जून को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। तो कब से शुरू किया गया है? 2012 से। विश्व भर में माता पिता के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए हर वर्ष वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जाता है। इस दिन बच्चों के प्रति अभिभावकों की प्रतिबद्धता और कर्तव्यों की सराहना की जाती है। तो दोस्तों ये था ब्रीफ में वैश्विक अभिभावक दिवस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर नाम की एक परियोजना शुरू की है? विकल्प हमारे पास है बिहार, झारखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ब्रीफ में जान लेते हैं इसको भी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंकुर नाम की एक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। इस पहल में भाग लेने वाले नागरिकों को कार्यक्रम में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतिभागियों को पौधा लगाते समय एक तस्वीर अपलोड करनी होगी और फिर 30 दिनों तक उस पौधे की देखभाल करने के बाद दूसरी तस्वीर अपलोड करनी होगी। तो ये था थोड़ा सा शॉर्ट में अंकुर नाम की योजना का विश्लेषण। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है, हाल ही में कोविड-19 के कारण किस बोर्ड ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी है? विकल्प हमारे पास हैं CBSE, यूपी बोर्ड, ICSE बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सही विकल्प है वह है CBSE बोर्ड। दोस्तों CBSE बोर्ड की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। CBSE बोर्ड ने पहले ही कक्षा 10 की परीक्षा निरस्त कर दी थी, अब कक्षा 12 की परीक्षा भी निरस्त कर दी है, रद्द कर दी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। कोरोना वायरस के कारण वैश्विक यात्रा पर प्रतिबंध होने से विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु कौन सा मिशन चल रहा है? तो दोस्तों यहाँ जो हमारे विकल्प दिए गए हैं वो है मिशन वापसी,
चलो भारत अभियान, वंदे भारत अभियान, बैक टू इंडिया मिशन। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है वंदे भारत मिशन। कौन सा उत्तर है सही? वंदे भारत मिशन। देखिए ये वाला उत्तर हमारा करेक्ट है। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कोरोना वायरस के कारण वैश्विक यात्रा पर प्रतिबंध होने से विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु वंदे भारत मिशन चलाया गया है। और दोस्तों ये अभी नहीं चलाया गया है, इसकी शुरुआत लास्ट ईयर के कोरोना वायरस में ही हो गई थी। इसकी शुरुआत दोस्तों हुई थी पिछले साल 7 मई 2020 को। तब से ये अब तक चल रहा है और इस समय ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसका 10वां चरण चल रहा है। कौन सा फेज चल रहा है दोस्तों? इसका 10वां 10th फेज चल रहा है। इसका 10th फेज चल रहा है इस टाइम पे, और ये अब तक का सबसे बड़ा मिशन बन गया है कहीं भी फंसे लोगों को निकालने के लिए। ये बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। अब मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करें, पसंद आए तो लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें। बिना सब्सक्राइब किए हुए आप ना जाएं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।